नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं द रेड माइक दुनिया में हमारे साथ बहुत रेगुलरली जो आपको दिखते हैं, जिनके बारे में जिनकी बातें आप सुनते हैं, सौरभ कुमार शाही साहब, एडिटर फॉरेन अफेयर्स। और आज हम बात करने वाले हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की। अभी आप जानते हैं कि 3 खेप में आ चुके हैं लोग, और भी आने हैं। डोनाल्ड ट्रंप भेज रहे हैं, और भेज भी इस तरीके से रहे हैं कि वीडियो बना बना करके हाई डेफिनेशन में, कि देख लो बेड़ियां हमने लगा दी। अब तो और एक और चीज, मतलब जैसे कि किसी को सैडिस्टिक प्लेजर नहीं मिल रहा हो किसी और के गम में, उस तरीके से एएसएमआर वीडियो, हथकड़ियों और बेड़ियों की आवाज सुनिए। ये व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिससे ये सारी हरकतें हो रही हैं। और इसमें हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग आए। जब आए तो वो प्लेन अमृतसर में उतरा तो उसको लेकर के राजनीति हुई कि ये अमृतसरी क्यों मिलता है, पंजाबी क्यों मिलता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि क्यों असाइलम मांगने वाले या इलीगल इमिग्रेशन में शरीक होने वाले हिंदुस्तानियों में पंजाबी और गुजराती और हरियाणवी सबसे ज्यादा हैं। आपको यूपी के लोग कम मिलेंगे, बिहार के मिलेंगे ही नहीं, मुसलमान कम मिलेंगे, कश्मीरी नदारद। तो ऐसा क्या है? और अच्छा, सो कॉल्ड समृद्ध गुजरात, जो बिल्कुल मतलब आप ये समझिए रोल मॉडल है कि ऐसा होना चाहिए देश जैसा कि गुजरात है, वहां के लोग सबसे ज्यादा भारी मात्रा में 1-1 करोड़ रुपए दे करके अपने पूरे परिवार के साथ डंकी रूट से गैर कानूनी तरीके से चले जाना चाहते हैं। आइए समझते हैं। शाही साहब, शुरुआत में अगर आप एक पृष्ठभूमि रख दें, दर्शकों को बता दें कि ये किस संदर्भ में ये बातें हो रही हैं हमारी। जी संकेत, पहले तो मैं कुछ कहना चाह रहा था। वो जो आज हम लोगों ने सुबह वो वीडियो देखा, वो एएसएमआर वाली जो वीडियो है, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट की गई है, मतलब उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई नहीं कहता कि ये जो इलीगल माइग्रेंट हैं ये कोई सही काम कर रहे हैं। और उनको वापस अगर डिपोर्ट किया जाए तो इसमें भी कोई कानूनी मामला तो है नहीं। जाहिर है कि वो इलीगल है और उनको डिपोर्ट किया जाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से एक सुख लेना, यानी चलिए हाथ पैर में बेड़ियां बांध दी, तमाम चीज किए, 1 मिनट के लिए उसको भी प्रोटोकॉल माना जा सकता है कि चले भाई आपका प्रोटोकॉल है, अच्छा है बुरा है लेकिन प्रोटोकॉल है। लेकिन ये एएसएमआर वीडियो, जो हमारे दर्शक हैं वो समझते होंगे एएसएमआर किसको कहते हैं। ऑडियो सेंसरी जो मीडिया के जो फाइल्स होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, यानी जिसमें कि साउंड्स जो है उसको एनहेंस्ड सुनाई देता है, यानी ऑडियो सेंसरी होता है। तो अब प्लेन पे वो चढ़ रहे हैं, उनको उनके हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही है और उसकी वो एसएमआर वीडियो। अब मतलब ये क्या, एक नैतिक पतन कहिए या जो भी कह लीजिए इसको, बट खैर एनीवे, आज हम जिस बात पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो अभी ये है अभी शाही कि साहब जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, दर्शकों को ये बता दें कि वो वीडियो अभी कुछ देर में स्क्रीन पर चलेगा भी, और उसकी हम आपको ऑडियो भी सुना देंगे। दरअसल एएसएमआर एक तरीके का लोगों को रिलैक्स करने का, कि आपको ऐसी कुछ साउंड सुनाई जाए जिससे आपका मन शांत हो, आप रिलैक्स महसूस करें। तो एएसएमआर लिख करके व्हाइट हाउस एक वीडियो पोस्ट करे, और उसमें बेड़ियों की आवाज हो कि किस तरीके से बेड़ियों की खनखनाहट से लोगों को आराम मिले। अब ये परवर्स प्लेजर नहीं है तो और क्या है? मेरे ख्याल से इसी तरफ शाही साहब इशारा कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे, तो आज हम लोग इस बात कर रहे थे, एक रिपोर्ट आई है और हम उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रोग्राम लेकर आए थे। ये रिपोर्ट जो है, इसके दो राइटर हैं। एबी बुडिमन है, ये पीएचडी कैंडिडेट है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज। और साथ में देवेश कपूर है, प्रोफेसर देवेश कपूर, जो हम्म। स्टार फाउंडेशन प्रोफेसर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज है उसी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। और इन लोगों ने एक रिपोर्ट जो है वो अभी पब्लिश की है, पेपर रैदर कह लें, पेपर पब्लिश किया जिसका नाम है अनऑथराइज्ड इंडियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। ये पेपर अभी 10 तारीख को, जो अभी गुज़िश्ता 10 तारीख को ये पेपर जो है वो प्रिंट हुई है।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और हम चाहते थे कि अपने दर्शकों के लिए इसकी फाइंडिंग्स को लेकर आए और उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। जो मूल हम्म। इस पेपर की जो फाइंडिंग है वो ये है कि वो इलीगल इमिग्रेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं उनकी अगर आप एथनिक बैकग्राउंड को चेक करें, हालांकि एथनिक बैकग्राउंड पता नहीं चलता, लेकिन चूंकि इंडिया में कई दफे जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है वो सिग्निफाई कर देता है एथनिक बैकग्राउंड को भी, तो उससे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा संख्या में पंजाबी और गुजराती वो अमेरिका में एज ए इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं। इसमें वो भी हैं जो असाइलम रूट से आ रहे हैं, यानी असाइलम सीख करने के लिए आ रहे हैं, और इसमें वो भी हैं जो नॉन असाइलम रूट से आ रहे हैं, यानी जो असाइलम से नहीं आ रहे वो सीधे घुस जा रहे हैं अपने तरीके से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि अगर डिटेल में हमारे दर्शक उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो बस ये हेडलाइन जो इसके ऊपर पेपर की जो वो हेडलाइन है वो गूगल करें और उसको डाउनलोड करें। तो संकेत, इसमें जो जो नंबर्स है ना वो बड़े माइंड बॉगलिंग है। यानी जित बड़ी तादाद में पंजाबीज और गुजराती, इसमें हरियाणा भी है, पर अभी हम आएंगे उसको समझाएंगे कि हरियाणा क्यों है। वो हरियाणा के नाम से एक्चुअली उसमें हरियाणवी कम है, उसमें भी पंजाबीज हम्म। ज्यादा है। हम अभी उस पर आएंगे कि वो क्यों होता है। और गुजरातीज बड़ी तादाद में है। गुजराती, ये जो नंबर्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर अब आपको दिखने लगेंगे, जो तमाम जो ग्राफ्स है उसके हिसाब से। एक एक करके उसके और बारे में बात करते हैं। शाहिद साहब, ये जी जी, ग्राफ जरा समझाएं। ये तो हम पहले भी यूज कर रहे हैं, हमने यूज किया इस ग्राफ को। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इंडियंस ट्राइंग टू एंटर यूएस इलीगली हैज रिजन, और इसमें एक बड़ा जो है आप राइज जो है वो देखते हैं आज से 4-5 साल पहले। हालांकि आप जब 2012, 13, 14, 15 इसको देखें तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन 2018 से इसमें एक सडन राइज होने लगा है। पेपर हालांकि इस तरफ इशारा नहीं करती है, लेकिन 2016-17 में एक बहुत बड़ी चीज हुई इंडिया में जिसको लेके लोगों की आर्थिक स्थिति पे असर पड़ा, और वो था डिमोनेटाइजेशन। यानी हम्म। 2016 के एंड में, 17 के शुरू में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ और उसके जो दूरगामी परिणाम 2017 में देखने को मिले, जिसमें कि तमाम बिजनेसेस जो है वो शट डाउन हो गई और तरह के जो डिसरप्शन होते हैं वो हुई। तो उसके बाद 2018 से इसमें राइज देखने को मिला, और उसके बाद एक सडन राइज तब देखने को मिला जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और लोगों को ये लगा कि बाइडेन जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमिग्रेशन को लेकर ढीली है, तो बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी यहाँ पे जाने लगे हैं। हम्म। और इसी संख्या से अब ये सामने आया है कि सबसे बड़ी तादाद इसमें पंजाबीज और गुजराती की है, और वो हम्म। बड़ी तादाद में अब असाइलम रूट से भी अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। एक एक करके इन सारे पहलुओं को देखेंगे। ये जैसे कि आपको याद होगा, हमने एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि ये जो हिंदुस्तानी हैं जो जाते हैं वहां पर, वो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल, वो कहाँ जाकर के सबसे ज्यादा बसते हैं, तो वो आपको दिखाई देगा। अभी आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे कि आप ये जी देख सकते हैं कि शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा है, सैन होजे, इन सब जगहों पर आपको हिंदुस्तानी की कंसंट्रेशन ज्यादा दिखेगी। और मैं मान सकता हूं कि ये लार्जली डेमोक्रेटिक रूल स्टेट्स हैं, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन, एलए। जी 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 जी, संकेत, इसमें हाँ। जो ये इमेज अभी हमारे स्क्रीन पे चल रहा है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पहले मैं इसको समझा दूं, फिर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ताकि हम्म। देखें ना प्रोग्राम, हम ये आज वाला प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोई ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं। आइडिया आज वाले प्रोग्राम का ये है कि लोग थोड़ा समझें कि ये जो माइग्रेशन और तमाम चीजें होती हैं और उसको लेके जो बिगटरी हमारी सोसाइटी में भी जो है उसको हम्म। समझने की कोशिश करें कि ये क्यों होती है, इसके इसके पीछे क्या है। तो जो मैप आप देख रहे हैं हमारे दर्शक अभी अपने स्क्रीन पे, ये वो मैप कहती है कि हिंदुस्तानी कहाँ है अमेरिका। ये नंबर जो आप देख रहे हैं इसमें लीगल भी है और इलीगल भी, यानी हम्म। इसमें दोनों किस्म के लोग हैं, लीगल भी है लीगल।
जो ये पेपर के डेटा में पता चलता है वो ये पता चलता है कि जिन शहरों में लीगल माइग्रेंट्स ज्यादा है, एग्जैक्टली उन्हीं शहरों में इलीगल माइग्रेंट भी ज्यादा है। अब ये क्यों होता है? तो इसमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को। अव्वल तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक एक किताब, अगर इंटरेस्ट है उनको, तो एक किताब जरूर पढ़े वो और खरीदें। इसका नाम है इंडिया मूवी। चिन्मय तुम्बे साहब हैं, ऑथर हैं, और उनकी एक किताब है इंडिया मूवी। मैं चाहता हूं कि दर्शक वो खरीदें और उसको पढ़ें, ताकि उससे भी बहुत सारी चीजें उनको क्लियर। देखिए, जो माइग्रेशन होता है ना, इसकी हिस्ट्री ऐसी है, चाहे वो इकोनॉमिक माइग्रेशन हो, चाहे वो किसी विपदा को लेके माइग्रेशन हो, इसकी एक हिस्ट्री ऐसी है। ये इसमें ना ट्राइबल सेटअप का बड़ा रोल होता है। ट्राइबल सेटअप से क्या मुराद है? ट्राइबल सेटअप से ये मुराद है कि अगर किसी एक शहर के लोग सबसे पहले पलायन करना शुरू करते हैं, तो ट्रेंड ये देखा जाता है कि उसी शहर, उसी कम्युनिटी के लोग फिर ज्यादा पलायन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग पहले पलायन करके गए, वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं, उनके लिए नौकरी ढूंढते हैं, उनको जब वो नए नए आते हैं तो उनको वहां पे बसने में उनकी मदद करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भारत से निकाल के आपको देना चाहता हूं अपने दर्शकों को, ताकि वो समझ सके कि ये पंजाबीज और ये गुजराती जो है अमेरिका में इतने बड़े लेवल पे क्यों जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। एनेक्डोटल एग्जांपल्स होंगे इसमें कुछ, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं कीन आइड, वो इसको समझ जाएंगे। अब में से बहुत लोगों ने ये नोटिस किया होगा बड़े शहरों में, खासकर दिल्ली में और बॉम्बे में, कि प्लम्बर्स जो हैं वो मोस्टली एक स्टेट से ड्रॉ होते हैं इंडिया के, जैसे उड़ीसा। आप किसी भी शहर में, भारत के बड़े शहर में चले जाइए, अगर आपने 10 प्लम्बर्स को बुलाए हैं तो उसमें साइजेबल चंक जो है आपको उड़ीसा से मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि उड़ीसा में से प्लम्बर है? नहीं। इसका क्या ये मतलब हुआ कि उड़ीसा के प्लम्बर ही सबसे अच्छे प्लम्बर है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल डेज में कुछ जो उड़ीसा से प्लम्बर बड़े शहरों में गए और उन्होंने अपनी वहां पे पकड़ बनाई, उन्होंने धीरे धीरे उड़ीसा से अपने इलाकों से लोगों को लाना शुरू किया। इसका बहुत, मैं इसलिए इस किताब को सजेस्ट कर रहा था क्योंकि इसमें इन चीजों के बारे में बड़ा वृहद तरीके से बयान किया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके, यानी सेम एरिया से माइग्रेट करने का, तो भारत में दो ऐसे शहर हैं नॉर्थ इंडिया में, छपरा डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, बिहार का छपरा और उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, जहां से सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में वर्कर्स जो है वो जाते थे, सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड वर्कर्स जाते थे। इसका मतलब यह है कि क्या छपरा और आजमगढ़ के लोग ही मेहनत कश हैं और बाकी उसके जो इवन सराउंडिंग के डिस्ट्रिक्ट है उसके लोग मेहनत कश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वही है कि आजमगढ़ से एक आदमी गया तो उसने अपने चचा को बुलाया, उसने अपने भतीजा को बुलाया, अपने भांजे को बुलाया, और एक ट्रेंड बन जाता है। ये पूरे इंडिया में देखा गया। यही चीज जो है ये डेटा सजेस्ट कर रही है कि अमेरिका में भी हो रहा है, जहां पे हिस्टोरिकली पंजाबी और गुजराती बड़ी तादाद में जाके बसे, लीगल तौर पे भी और इलीगल तौर पे भी। ये दो कौम है जहां से लोग निकल के वहां बसते रहे हैं। इनफैक्ट पंजाब में जिन लोगों को पंजाब पे नजर होगी, उसके ज्योग्राफी का जिनको अंदाजा होगा, उनको पता होगा कि एक एरिया है पंजाब में जिसको हम लोग दोआबा कहते हैं। ये दोआबा क्यों कहते हैं? फारसी का लफ्ज है दो, मतलब हमारे हिंदी में भी है, दो मतलब दो, और आब मतलब पानी या नदी। दो आब, दो नदियों के बीच का एरिया दोआबा। पंजाब जैसे 5 नदियों से पंजाब बना, वैसे दोआबा। ये दो नदी कौन सी है? ब्यास और सतलुज है। नॉर्थ की तरफ ब्यास, साउथ की तरफ सतलज। इस दोनों एरिया के बीच का जो इलाका है, जिसको जलंधर दोआबा कहते हैं, उस जलंधर दोआबा में सबसे ज्यादा ट्रेंड रहा है माइग्रेशन का। ऐसा नहीं कि पंजाब का मतलब ये नहीं कि पंजाब के सारे इलाके में सारे लोग, बड़ी सारे इलाके से लोग जा रहे हैं। खासकर जो ये इलाका दोआबा का इलाका है, जो हमने बताया ब्यास और सतलज के दरमियान का इलाका है, इससे बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करते रहे हिस्टोरिकली, और आज भी ये, अब हालांकि ये धीरे धीरे फैल रहा है। अब इसके अलावा अगर आप दोआबा से नॉर्थ में देखें, तो जिस एरिया को हम लोग कहते हैं माझा, जिसमें कि अमृतसर वगैरह आता है और पाकिस्तान का पंजाब भी आता है, माझा से भी अब लोग जाने लगे हैं। या अगर आप ये ब्यास से नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में देखें, अगर आप सतलज से साउथ में देखेंगे, तो इसको हम लोग मालवा रीजन कहते हैं, पंजाब का मालवा रीजन।
इसको सेंट्रल इंडिया के मालवा रीजन से कंफ्यूज ना हो, इस मालवा रीजन से भी अब माइग्रेशन देखने को मिला है। तो ये जो दोआबा का जो एरिया है ना, ये माइग्रेशन को इफेक्ट करता है पंजाब से। अब हम आते हैं उस बात पे जो हमने शुरू में कही थी कि ये जो हरियाणा से हरियाणवी आप समझ रहे हैं, इसमें हरियाणवी की संख्या बहुत कम है, इसमें भी पंजाबी ज्यादा है। क्यों? ये जो दोआबा का एरिया है, इस ये सतलज जो है वो तो बॉर्डर भी है एक तरीके से हरियाणा के साथ। तो उससे सटा हुआ जो हरियाणा का इलाका है, जैसे कि अगर आप यानी उसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कौन से है, जलंधर है, नवा शहर है, ये इस तरह के डिस्ट्रिक्ट वहां पे है, कपूरथला है, होशियारपुर है, और उससे सटे जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे लुधियाना के आसपास के इलाके, इसमें भी एक साइजेबल चंक जो है वो पंजाबी स्पीकिंग। और ये जो आप नंबर्स देखते हैं, जो हरियाणा के नंबर्स आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में, इसमें बहुत बड़ा चंक उन लोगों का है जो पंजाबी जबान बोलते हैं। वो हरियाणा स्टेट के तो हैं, लेकिन वो पंजाबीज हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। गुजरात में भी एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि वहां भी पटेल समुदाय के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में आपको माइग्रेट करते हुए दिखेंगे। हालांकि बाकी लोग भी हैं, लेकिन जिस तादाद में पटेल समुदाय के लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उतने आपको दूसरे समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे। क्यों? अगेन, यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले जो जो गुजरात से लोग माइग्रेट करना शुरू किए वो पटेल थे। और हमारे दर्शकों को पता होगा कि मोटेल, अगर वो समझते होंगे, मोटरवे होटल, यानी जो मोटरवेज होते हैं, हाईवेज होते हैं, उस पे जो होटल्स होते हैं उसको मोटेल्स कहा जाता है। अमेरिका में ये जो मोटेल्स का बिजनेस है, इसमें बहुत बड़ा चंक जो है वो पटेल्स ओन करते हैं, और इसीलिए वो अब फैसिलिटेट करते हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स को जो वहां पे आना चाह रहे हैं। तो ये एक मैं ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या रीजन है कि इन इलाकों से लोग वहां पर है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर लोग इन जगहों पर क्यों बसते हैं, क्योंकि ये एक पूरा, और यही एक नेक्सस है। कल आपने हम लोगों का एक कार्यक्रम देखा जिसमें गुजरात की एक पत्रकार हैं गोपी घांगर, उनसे हमने बात की और उन्होंने पूरा नेक्सस बताया। ये तो वो हिंदुस्तान के अंदर के नेक्सस की बात कर रही थी, हिंदुस्तान के बाहर कोई उनका एक हैंडलर होगा ना, और ये वही लोग हैं जिनके बारे में अभी शाही साहब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरी एक व्यवस्था में व्यवस्था बना ली है इन लोगों ने। अब आइए शाही साहब एक बार फिर से बात करते हैं कि ये इसका क्या लॉजिक है, और आपने बहुत अच्छे से समझाया कि पहले कुछ पंजाबी गए, उसने पंजाबियों को ही खींचा, कुछ गुजराती गए, वो गुजरातियों को ही खींच रहा है। इसका ये मतलब है कि मुसलमान जैसे कि कश्मीरी, या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ लोग, या फिर बिहार, इन सब जगहों के लोग शायद इतने समृद्ध हैं ही नहीं कि वो शुरुआत में जा करके वहां अपना बेस बना पाए, जिसकी वजह से फिर वो बाकी लोगों को खींचे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे अगर हम इकोनॉमिक माइग्रेंट के अभी हम असाइलम वाले पे आएँगे बाद में। अगर हम इकोनॉमिक माइग्रेंट के नंबर्स को देख लें, तो इससे ये प्रतीत होता है कि चूँकि ये जो डंकी रूट है, जिसके थ्रू ये लोग जाते हैं, चाहे वो असाइलम के लिए जाएँ, चाहे वो नॉन असाइलम उसमें जाएँ, लेकिन रूट तो वो डंकी वाला ही ले रहे हैं। अब जैसे इस पेपर के ऑथर ने बहुत अच्छा बयान दिया कि भाई इलीगैलिटी में भी तो पैसा खर्च होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लीगैलिटी में पैसा खर्च हो रहा है, इलीगैलिटी में भी पैसा खर्च हो रहा है। और ये वो 2 स्टेट हैं भारत के, तमाम और भी स्टेट हैं, लेकिन ये 2 स्टेट हैं भारत के जहां पे लैंड होल्डिंग की साइजेज रिलेटिवली अभी बड़ी है कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, जहां लैंड होल्डिंग की साइजेज छोटी छोटी है क्योंकि पॉपुलेशन का दबाव ज्यादा है, लैंड उस हिसाब से नहीं। लैंड होल्डिंग की साइज इन 2 स्टेट्स में आपको बड़ी मिलेगी, पंजाब में और गुजरात में। वही उनके प्रॉस्पेरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन भी है, क्योंकि जब बड़े लैंड होल्डिंग होते हैं तो आप मॉडर्न टूल्स उस पर अप्लाई करते हैं। अब एक चीज जो देखने को मिल रही है पिछले, मतलब ये चीज सतत 1990s से चल रहा है, जो कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर है भारत में, वो तो पिछले 35 साल की कहानी है। हालांकि उसमें लेकिन एक बहुत बड़ा स्पर जो है पिछले 10 सालों में आया है, जो नंबर्स दिखा रही हैं, वो ये कहता है कि जैसे ही एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इन स्टेट में, जहां अगर जमीन को बेचने पे जो पैसे मिलते हैं वो
इतने ज्यादा हैं कि उस जमीन पे खेती करने से जो आमद हो रही है उसके सामने वो छोटा हो जाता है, गौन हो जाता है। तो लोग जमीन बेच के डंकी रूट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। यानी उनको लगता है कि इस 3 बीघे या 4 बीघे, इनफैक्ट हमारी एक मित्र है कुसुम अरोड़ा, उन्होंने एक सीरीज ऑफ रिपोर्टिंग की है, ये जो भारतीय भेजे जा रहे हैं चेनों में बांध के, उसमें उन्होंने द वायर में सीरीज ऑफ रिपोर्टिंग की है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक उसको जाके पढ़ें और उसमें उसको बड़े ध्यान से पढ़ें कि जिन लोगों का इंटरव्यू किया गया है वो क्या कह रहे हैं। ये 2 बीघे लैंड होल्डिंग वाले हैं, 3 बीघे लैंड होल्डिंग वाले हैं, 4 बीघे लैंड होल्डिंग वाले हैं, इससे ऊपर के लैंड होल्डिंग वाले आपको उसमें नहीं। तो यानी इनके लैंड होल्डिंग इतने नहीं है कि ये बड़े अमीर किसान हो जाएं, जैसे पंजाब के किसान आपको नजर आते हैं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है बिहार जैसा कि इनको लैंड से कुछ नहीं मिल रहा, तो इनको मजदूरी करने या नौकरी करने की जरूरत है। तो ये तो दरमियान का जो ये 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा वाला जो लैंड होल्डिंग वाली फैमिली है ना, इनको लग रहा है कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा हम 2 बीघा बेच रहे हैं और मुझे 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और मेरा बेटा डंकी रूट से चला गया, तो कुछ सालों में वो कमा के पैसे भेजने लगेगा, तो ये जो 2 करोड़ की जमीन से हमको साल में आमद हो रही है वो फर्ज करें 2 लाख रुपए होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, 2-3 लाख रुपए से, तो उससे तो कहीं ज्यादा मेरा बेटा भेज सकता है डंकी जब वो उसको अमेरिका चला जाएगा, इवन इफ इलीगल। तो वो चीज जो है इनको मोटिवेट कर रहा है कि ये जमीनों को बेचे और डंकी रूट से ये निकले। इसी पेपर में एक और भी चीज बताई गई है जो ये बताता है कि क्यों बिहार, यूपी और बाकी जगह के लोग नहीं, इकोनॉमिक माइग्रेंट, अभी मैं असाइलम पे आया नहीं, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो एवरेज भारत का है उससे मिनिमम 30 गुना और मैक्सिमम 100 गुना ज्यादा पैसा लगता है डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने। यानी साल भर की जो इनकम है, फर्ज करें कि अगर भारत में एवरेज हाउस होल्ड की साल भर की इनकम 1 लाख रुपए है, तो मिनिमम 30 लाख से 1 करोड़ रुपए आपको लगेंगे वहां पे पहुंच। अब ये पैसे कौन दे सकते हैं, ये तो यूपी बिहार मध्य प्रदेश वाले दे नहीं सकते, तो कौन दे सकते हैं, पंजाब के लोग, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा लैंड होल्डिंग को बेच रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में वो इनकम है। और गुजरात में जहां लैंड की कीमत ज्यादा है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कोई उतना वो नहीं है गुजरात के कुछ इलाकों में, तो वहां पर ये लोग, वहां भी देखें कौन है, पटेल है। पटेल्स आर लाइक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुर्मी और कोयरी, कि वो लैंड टीलिंग करते हैं वहां पे और लैंड ओनर भी होते हैं, तो यानी लैंड होल्डिंग उनके पास मिलती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज जो है वो निकल के आ रहा है कि कैसे ये इसके पुल और पुश इफेक्ट जो हम कहते हैं ना, किसी फेनोमेना में एक पुल और एक पुश इफेक्ट होता है, तो ये पुल और पुश इफेक्ट दोनों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यानी कि आप अगर एक बेसिक डिग्री ऑफ समृद्धि आपके अंदर होगी, तभी आप गैर कानूनी ढंग से किसी और मुल्क में और ज्यादा समृद्ध होने के बारे में सोचेंगे, और यही एक्सप्लेन करता है। तो अगर गरीब और बीमारू राज्य से लोग नहीं हैं इस डंकी रूट में, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो उनके अंदर इतनी भी समृद्धि नहीं है कि वो गैर कानूनी ढंग से किसी और मुल्क में जाने की कोशिश भी करें या सोचें भी। जी, देखिए पुश और पुल दोनों इफेक्ट है। ये तो पुश इफेक्ट है कि इतनी भी समृद्धि नहीं है कि वो अपना बेचे, और पुल इफेक्ट भी तो नहीं है ना, पहले से कहा वहां पे बिहारी और उत्तर प्रदेश वाले हैं जो इनको मदद करेंगे घुसने के लिए, तो पुल और पुश इफेक्ट दोनों वहां नहीं है। अब आप एक नंबर देखें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यही जो आ रहा है, इसमें देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। अगर आप इसको देखें कि नॉर्दर्न रूट और सदर्न रूट, अभी तक क्या होता था कि सदर्न रूट से मैक्सिमम लोग आते थे। सदर्न रूट क्या है, सदर्न रूट है जो आपका मेक्सिको से सटा हुआ, कई स्टेट्स हैं अमेरिका के जो मेक्सिको से सटे हुए हैं। इसमें बड़े स्टेट्स कौन कौन से, एरिजोना, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, और यही रीजन है कि इन चारों स्टेट्स में आप बड़ी संख्या में इंडियंस को या और भाई दूसरे जो इमिग्रेंट है वो भी आपको इनमें नजर आए। अभी आपने नोटिस किया, आपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कुछ सालों से नॉर्दर्न रूट भी खुल गया है, ये जो कनाडा वाला। अब बड़ी संख्या में सडनली, पहले क्या हो रहा था कि इसको 4% लोग यूज कर रहे थे, लेकिन 2021 से ये देखा गया सडनली, 2022 से, सॉरी 21-22 से, कि 36% लोग ओवरनाइट, यानी 2020 में ये संख्या 4% थी जो कनाडा वाला रूट यूज कर रहे थे, और सडनली 2021 में 36% होगी एक साल के अंदर। अब इसका क्या रीजन है?
ये बहुत इसका इंटरेस्टिंग ग्राफिक है शाहिद साहब, क्योंकि इसमें आप देखिए जो ब्लू वाली लाइन, मैं थोड़ा सा और लोगों के संदर्भ, ये जो हाँ ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये वो साउथ वाला रूट है जिसके बारे में अभी शाहिद साहब ने बताया, और ग्रीन वाली लाइन जो है वो नॉर्थ वाला रूट है। एक टाइम था सन 2008 और 2007 में जहां आप देखिए कि वो नॉर्थ वाला रूट लोग ज्यादा लेते थे और साउथ वाला भी लेते थे, लगभग बराबर था। लेकिन फिर ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया 2010 के बाद। आप देखिए कि एकदम से साउथ रूट लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे। लेकिन अभी 2023 से दोबारा एक उछाल आया है बहुत ही कठिन कनाडा वाला रूट लेने का। सॉरी शाहिद साहब, अब आप बता दीजिए क्यों। जी, तो इसमें दो तीन चीजें हैं। अव्वल तो ये है कि साउथ जो है वो अपेक्षाकृत गर्म है। उसमें उसकी क्लाइमेट जो है वो ऐसी है कि वहाँ पे धीरे धीरे यानी पेट्रोलिंग करना इजियर है, फ्लैट लैंड्स हैं, डेजर्ट है ना, तो उसमें पेट्रोलिंग आसान है करना, तो बड़ी संख्या में अब लोग वहाँ पकड़े भी जा रहे हैं, पहले जो नहीं हम्म। पकड़े जा रहे। और साउथ का रूट जो है वो डेंजरस है। डेंजरस इस मामले में है क्योंकि आपको कई कंट्री से होके जाना पड़ेगा, ग्वाटेमाला फलाना ढिमकाना, कभी वेस्ट इंडीज के थ्रू आप आ रहे हैं, कभी गुयाना के थ्रू आ रहे हैं, मतलब जिधर जिधर भी ऑप्शन मिल सकता है इलीगल घुसने का वहां से घुसते हैं। लेकिन रास्ता वो है ना, गुजरू में इधर से कहीं, गुजरू में उधर से मिलता है, हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से, तो सारा वो हम्म। रास्ता फाइनली मिलता है मैक्सिको में जाके। और हाँ। मैक्सिको से ये जो स्टेट्स है हमने जिनकी बात की, न्यू मैक्सिको, हम्म। कैलिफोर्निया, टेक्सास, अरिजोना, इसमें वो लोग एंटर हम्म। करते हैं। ये बहुत डेंजरस है, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत लोग इसमें सेक्सुअली असॉल्ट किए जाते हैं, तमाम तरह की। नॉर्दर्न रूट अभी क्यों प्रेफर कर रहे हैं, उसका एक चीज है कि अगर आप कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर देखें तो ये भी 11 स्टेट से गुजर अमेरिका का। हम्म। हम्म। और चूंकि वहां पे कोई ट्रेंड नहीं था पहले घुसने का, तो वो हम्म। बॉर्डर जो है वो एकदम पोरस है। वहां पे कोई वॉल नहीं है, वहां पे कोई हम्म। बहुत कम पेट्रोलिंग है अपेक्षाकृत जो साउथ के है। एक चीज। दूसरे दो चीजें और हुई इसमें। एक तो ये हो गया, टुंड्रा है, आप उसको क्रॉस करते हैं, हालांकि वो भी डेंजरस है। आपको याद होगा कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हिंदुस्तानी फैमिली जो है वहां जम के मर गई। हाँ, क्योंकि बहुत ठंडा क्लाइमेट था। टुंड्रा है ना, हम्म। और ठंडा टुंड्रा क्लाइमेट है। लेकिन लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, उसके दो रीजन है। एक कि कनाडा का विजिट वीजा का रिजेक्शन रेट अमेरिका और तमाम दूसरे कंट्री से कम है। तो हम्म। आप विजिट वीजा से ले लिए और उसके बाद आप जंप करके वीजा। एक दूसरा ये, बड़ी तादाद में पंजाब और गुजरात से, ज्यादा पंजाब में थोड़े गुजरात से, कनाडा का में स्टूडेंट वीजा सो टू से हम्म। लेके घुसते हैं। इस तरह के वहां पे यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें भारत के लोग ही हैं जो मुलविस हैं इसमें, जो एक कुछ कोई कोर्स निकाल दिया, कोई एक फेक टाइप की यूनिवर्सिटी बना दी या सेमी हम्म। फेक यूनिवर्सिटी बना दी और उसके थ्रू वीजा दिलवा दिए, ये सब चलता है। हम्म। हम्म। तीसरा ये कि कनाडा में बड़ी संख्या में पंजाबीज ऑलरेडी रहते हैं। देखिए, करेक्ट। ये जो कम्युनिटीज वहां रहती हैं दोनों जगहों पे ना, वो फैसिलिटेट करती है। कैसे करती है? अब जैसे मैंने आपको बताया मोटेल वाला जो है मामला अमेरिका में, इसमें बहुत ओवरवेलमली 50% के आसपास लोग कहते हैं कि मोटेल्स अमेरिका में आर ओन बाय पटेल। हम्म। आपको दोनों फायदा है। एक तो आप इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं इलीगली, क्योंकि मोटेल में आप पीछे में क्या कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, उसके चादरें बिस्तरा धो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, किसी को नजर नहीं आता। ठीक है, आप शहर में तो है नहीं, रास्ते में है, दूर है। ठीक है। हम्म। अंडर हैंड पेमेंट आपको कर दी जाती है, क्योंकि मोटल्स में जो लोग, अमेरिका में कैश पेमेंट का बहुत कल्चर। इट्स नॉट लाइक इंडिया की अभी हम लोग जो है एकदम यूपीआई पे शिफ्ट हो गए हैं या चाइना में हम्म। जैसे। तो जैसे ही कैश में इकोनॉमी चलेगी तो अंडर हैंड पेमेंट आसान हो जाएगी। वैसे ही इन कंट्रीज में जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है उसमें पंजाबियों का, पंजाबी जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। अब सिविल हम्म। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्लम्बर, मेसन, इस तरह के लोग को हायर कर सकता है अंडर हैंड। सिविल कॉन्ट्रैक्टर को भी कैश में पैसा मिलता है, वो इनको कैश में दे हम्म। सकते हैं। तो ये फैसिलिटेट करने के लिए ये बॉडीज है। हम्म। कनाडा में भी सेम चीज है, क्योंकि बड़ी संख्या में पंजाबीज हैं, तो ये विजिट वीजा आसान हो जाता है ना। अब मैं हूं, हम्म। मैंने अपने भतीजे को बुला लिया विजिट वीजा पे, भतीजा मेरा जो है वो जंप करके निकल गया, अमेरिका घुस हम्म। गया। अच्छा, कनाडा में चूंकि रह भी नहीं रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम, तो वहां पे क्रैकडाउन भी नहीं हो रहा। रहेगा तो हम्म। क्रैकडाउन होगा, वो तो घुस के निकलने की आड़ में है। यही सही रीजन है बात। कि मेक्सिको और कनाडा पे ये जो सैंक्शन अमेरिका ने नाफिज किए ना, हम्म। 25-25% जो टैरिफ नाफिज की, हम्म। तो ये पूरा एक सिस्टम है। तो ये तो सिर्फ इकोनॉमिक इमिग्रेंट की बात। अब आते हैं असाइलम वाले पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हम्म। है।
हाँ। कि अगर आप जो आप इसके जो रिपोर्ट के लेखक हैं वो इस बात को कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग भारत की हो रही है किसी से छुपा नहीं। हम्म। इंस्टीट्यूशंस क्रम्बल कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है, इंस्टीट्यूशंस पर से लोगों का एतमाद जो है उठ गया है, दंगे बढ़ गए हैं, ये तमाम चीजें हो रही। लेकिन जिनके खिलाफ हो रहा है, मुसलमान या जो डाउन ट्रोडन हैं, जो क्रिश्चियन बने, जो आदिवासी हैं, इनके हम्म। ये मांग नहीं रहे असाइलम। असाइलम कौन मांग रहा है? वो दो स्टेट जहां पे पॉलिटिकल चेंज के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे पंजाब में हम्म। हम्म। जो भी दो गवर्नमेंट आई है उसमें कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो एंटी सिख है। या तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हम्म। हम्म। या आपकी गवर्नमेंट थी। हम्म। भाई बीजेपी की अकेले में तो कोई गवर्नमेंट आई नहीं है कि वो, ये अलग बात है कि ये डॉग विस्लिंग करते हैं, ये खालिस्तानी फलाना ढिमकाना बोलते हैं, खासकर जो हम्म। जब प्रोटेस्ट चल रहा था फार्मर हम्म। वाला। हम्म। लेकिन इन दो स्टेट्स, यानी जो हुकूमत है वो इकलौते बीजेपी के हाथ में तो आई नहीं है कि वो कोई अत्याचार करना शुरू कर दे। तो यहां से माइग्रेट करें। अच्छा, गुजरात और इंटरेस्टिंग है। वहां तो मतलब मैं स्कूल में था तब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम्म। कोई आया ही नहीं है। तो भाई वहां क्या बदल गया सडनली? ये जो वीडियो हमने दिखाई थी कुछ दिन पहले जिसमें कि वो लोग जाके बोलते हैं कि हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हाँ। वो भी एक तरीकेकार है ना, क्योंकि तब तो आपको असाइलम मिलेगा। आप बोलेंगे हम पे अत्याचार हो, लोग बोलेंगे ना भाई अत्याचार, तुम तो हिंदू हो, तुम पे क्यों सा अत्याचार हो रहा है? हाँ। तो ये रिपोर्ट हाँ। ये कहती है कि हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स में एक बात बोलते हैं, साइंस में हम्म। भी वो लागू होती है कि कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। हमारे दर्शक हम्म। इस शब्द स्टेटमेंट को याद रखें, गूगल करें। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। हम्म। कोरिलेशन दिख रहा है यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग भारत की हो रही है, अत्याचार बढ़े हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि उसके कारण असाइलम के नंबर बढ़े हैं, क्योंकि ये उन लोगों पे जिनके नंबर से असाइलम में बढ़ रहे हैं, ये वो लोग नहीं हाँ। है जो हाँ। अत्याचार के सामने खड़े हैं। बिल्कुल। या ये वो लोग हैं इवन जो इस ये वो लोग हैं जो शायद इसमें एक मौका ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं अपने लिए। एग्जैक्टली exactly। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हुआ। आप नंबर्स देख ले, तमाम जो कंट्रीज हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह असाइलम सीकर्स के नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। अब आपके अपनी हम्म। स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। और जो कम्युनिटीज या इवन जहां पे मिलिटेंसी है या हम्म। जहां ऑपरेशंस चलते, मान लीजिए कश्मीरी है या सेंट्रल इंडिया में जहां पे नक्सल प्रभावित जो एरिया है वो है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, इनके लोग नदारद हैं। जिनको आप उम्मीद करेंगे कि ये असाइलम सीख करेंगे, जिनके पास कॉजेज हैं, वो हम्म। नहीं है। ये वो लोग हैं जिन, जैसा मैंने पहले कहा कि जहां पर पॉलिटिकल चेंजेस आई नहीं है, हम्म। और आई नहीं है दशकों से। तो सही बात इसका है। मतलब है कि ये लोग असाइलम का जो सिस्टम है उसको गेम कर रहे हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं दे हैव गेम्ड द सिस्टम। गेम उसका द सिस्टम, फायदा उठा, बिल्कुल। हाँ हाँ, उसका फायदा उठा रहे हैं। और अच्छा, इसमें और क्या होता है, असाइलम वाले में प्रोसेसिंग टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि 4-5 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। इनको लगता है कि असाइलम वाला बेस्ट है, चार हम्म। पांच साल तो हमसे कोई पूछेगा ही नहीं। हमने पुराने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये कोई पहली बार नहीं है कि असाइलम सिस्टम लोग गेन करें, भारत में करते हैं। आपको हम्म। क्या लगता है ये सिंध से जो तमाम हिंदू आते हैं भारत में, सब कहते हैं, मैंने 50 सैकड़ों से मैंने बातचीत की है, जो कहते हैं नहीं भाई हमारे रिश्तेदार इधर हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्थिति खस्ता हो गई है, इधर बेहतर होगी, हम आ गए हैं। लेकिन हम नहीं बोलेंगे हम पे अत्याचार हो रहा है तो भारत हमको क्यों आने देगा अंदर? हम्म। ये पूरा सीएए का तो वही कॉज था ना। और ये बिल्कुल। हमेशा होता है, पाकिस्तानी जो मुसलमान पाकिस्तानी है, फर्ज करें उसको अमेरिका जाना है, तो उसको तो अमेरिका वही चीज पूछेगा ना जो हिंदू इंडियन से पूछता है कि अबे तुम तो रूलिंग क्लास हो, हम्म। तुमको क्यों? तो वहां पे अहमदी बन जाते हैं। कभी कोई कह देगा हम अहमदी, हम पे अत्याचार हो रहा है, वो गे बन जाते हैं जबरदस्ती की, हम गे हैं तो हम पे अत्याचार हो रहा है। खूब ये सारे असाइलम सिस्टम को गेम करना पूरी दुनिया में होता है। और जैसे जहां भी हिंदुस्तानी घुसते हैं तो उसको जहां जो चीज 5% होती थी उसको 100% कर देने की जो हमारी हम्म। आदत है, वो यहाँ हम्म। असाइलम वाले में भी दिख रहा है। तो ऑल्सो यही द रीजन है शेयर कि नंबर। आपको, आप शेयर ये नंबर देखिए ना क्या कि है? मतलब अब हिंदुस्तानी आबादी इतनी है कि जब आप वो कोई स्कीम लगाएंगे, कोई सिस्टम लगाएंगे,
तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वही एग्जैक्टली चीज आप एग्जैक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए ये इंडियन असाइलम सीकर्स 2021 में कितने थे, फिर 2022 में कितने हुए, और 2023 में कितने हो गए, और अब 2024 में कितना होगा वो तो आगे वक्त बताएगा। अच्छा, अब 10 टाइम्स ये इंक्रीज। नंबर, अच्छा ये नंबर आपको, और 24 वाला चूंकि डेटा आया नहीं, 24 वाले डेटा में तो ये और ऊपर आपको दिखेगा, लेकिन उसके बाद आपको एकदम प्लमेट करते हुए दिखेगा, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मामला ही खत्म कि जो एक ऐप था, जिस ऐप के थ्रू असाइलम सीकर पहले अपने आप को रजिस्टर करते थे, वो ऐप ही बंद कर दिया। आपको याद होगा हम लोगों ने इस पर प्रोग्राम भी किया था, जिस दिन करेक्ट। हलफ उठाया घंटे भर के अंदर हलफ उठाते वक्त ही बंद हो गया वो ऐप। हाँ। तो वो ऐप बंद हो गया है। तो अब आपको ये लोग आते हुए इसमें ये जो नंबर, अगर ये जब इसमें 24 और फिर 25 के नंबर आएंगे तो ग्राफ पहले ऐसे शार्प इंक्रीज दिखेगा आपको और 24 फिर में, एकदम से जीरो। एकदम से प्लमेट हो जाएगा। जीरो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि घुस तो रहे ही है बिना ऐप के भी। ऐप तो एक हम्म। आसान करने का एक जरिया था, हम्म। घुसेंगे तब भी, लेकिन ड्रास्टिकली रिड्यूस आपको वो नंबर देखने को मिलेंगे। एक और हम्म। भी चीज है ये भी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में अदरवाइज भी ये नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि अ, पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्यादा वॉर में इन्वेस्ट किया। तो आप जिन इलाकों में वॉर करेंगे उस इलाके से लोग आपके यहाँ रिफ्यूजी बन के आएंगे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हम्म। ओवरऑल भी नंबर बढ़े थे, लेकिन भारत के भी बड़ी तादाद में असाइलम सीकर्स के नंबर बढ़े, जो आपको इस पर नजर आ रहा है। मतलब ये रिपोर्ट जो है वो बहुत ही हाँ। मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको करेक्ट। डिस्कस करें और थोड़ा लोगों को, हमारे दर्शकों को पता चले अब कि ये भी एक इंटरेस्ट है, इसके बारे में बताइए कि असाइलम फाइलिंग्स बाय इंडियन माइग्रेंट्स स्पोकन लैंग्वेज कौन कौन सी भाषा में, क्योंकि इससे आपको आइडिया आइडिया मिलेगा कि कौन असाइलम सीख कर रहा है। जी जी, तो ये इसी से हम उस नंबर्स पे आए थे कि अगर आप 2001 से 2022 वाला नंबर देखें तो जाहिर उसमें से पंजाबी ही आपको नजर आएंगे, और वो जो कुछ लास्ट में आपको नजर आने लगेंगे गुजराती, जो वो ग्रे कलर का है। लेकिन जब हम्म। इस नंबर को आप नीचे की तरफ तोड़ेंगे, देखिए क्यूमुलेटिव डेटा, जब उसको नंबर्स को तोड़ेंगे तो आपको दिखेंगे पंजाबी भी बड़ी संख्या में, गुजराती भी बड़ी संख्या में, और ये भी समझ लें कि इनमें से बहुत बड़ा संख्या, जैसे गुजराती इससे ज्यादा है, बहुत सारे वो हिंदी में रजिस्टर होते हैं। ठीक है, देखें हम्म। अंग्रेजी, ये पंजाबी और गुजराती बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले भी, हम्म। अदर वे राउंड नहीं होता। कोई ऐसा करेक्ट। नहीं हो सकता कि बिहारी जो है वहां पे गया हो और वो बोला हो कि मेरी मादरी जबान जो है पंजाबी है, ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी हम्म। और हिंदी की तरफ दूसरे जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज वाले हैं वो माइग्रेट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी जबान हिंदी है या अंग्रेजी है, अदर वे हम्म। राउंड नहीं होता। कोई ये नहीं कहता बिहारी कि हमारी मादरी जबान जो है पंजाबी है, कोई यूपी वाला ये नहीं कहता हमारी मादरी जबान जो है वो गुजराती। तो ये हम्म। दिखाता है कि ये ओवरवेलमिंग नंबर्स जो है, और चूंकि मैंने पहले भी ये बात कही, इंडिया में आपकी मादरी जबान आपकी एथनिसिटी को डिफाइन करती है, जैसा बहुत कम देशों में ऐसे होता है। तो चूंकि, हम्म। तो इसीलिए जब हम ये बात करते हैं कि पंजाबी और गुजराती इतनी संख्या में है, तो हमें ये पता नहीं है कि सेंसस के थ्रू, हमें पता है इस ब्रेकअप के, इस डेटा के थ्रू जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है हम्म। कि जो उन्होंने असाइलम सीख किया है उनकी मादरी जबान क्या है। बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो पता चली इस एपिसोड के माध्यम से और इस रिपोर्ट के माध्यम से, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये सारी चीजें अब हम साझा कर पाए हैं दर्शकों के साथ, क्योंकि ये आपको एक आइडिया देता है कि एग्जैक्टली exactly चल क्या रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं, बोला क्या जा रहा है, और हकीकत शायद कुछ और ही है। बहुत इंटरेस्टिंग लगी बात। और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तलाशने का भी एक वो है वेरिएबल, कि आप ये मत समझिए कि कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो वो बहुत ज्यादा गरीब का सपना, जैसे बिहार के गरीब का सपना होगा कि मैं सूरत की मिल में पहुंच जाऊं, बिल्कुल। लेकिन सूरत के संकेत, इंसान का सपना होगा कि मैं अमेरिका पहुंच जाऊं। तो संकेत, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में इस टर्म को बोला जाता है रिलेटिव डिप्रीवेशन। हम्म। डिप्रीवेशन जो है वो रिलेटिव होता है। ये जो, जैसा मैंने कहा, ये पंजाब और ये गुजरात से जो जा रहे हैं, ये ठीक हम्म। ठाक मिडिल क्लास लोग हैं, इनके पास पहने पहनने खाने का कोई मसला नहीं है, ये उस तरह से नहीं है जो बिहार और से लोग जो मजदूरी करने आ रहे हैं। हम्म। लेकिन
जब ये अपने पड़ोसी को देखते हैं, इस बात की चर्चा जो इस रिपोर्ट में की गई है, अपने उस पड़ोसी को देखते हैं जिसका बच्चा अमेरिका में जाके सेटल हो गया और उसने इनके 2 तले मकान से ऊपर 3 तला का मकान बना लिया है, तो ये अपने आप को उसके सामने गरीब मानते हैं। इसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है रिलेटिव डिप्रिवेशन। और हम्म। रिलेटिव डिप्रिवेशन ही रीजन है गुजरातियों और पंजाबियों को माइग्रेट करने का। यहाँ कोई भुखमरी की ना भुखमरी है, ना इन पे कोई अत्याचार हो रहा है बड़ी। बिल्कुल। शाहिद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक शानदार एपिसोड के लिए और ये रिपोर्ट साझा करने के लिए, जिससे बहुत हद तक बहुत सारी क्लैरिटी मिली और चीजें जरा अच्छे से समझ में आई हैं। इससे पहले कि हम जाएं, हम चाहेंगे दर्शकों को कि आपको वो ऑडियो सुनाएं जिस चीज से हमने शुरुआत की थी। एएसएमआर बोल करके ऐसा अगर व्हाइट हाउस वीडियो रिलीज करता है, इस वीडियो की आपको ऑडियो सुनाते हैं। ऑडियो ऑन कर दीजिए। ये जो एक बेसिक फर्क, ये देखिए, वीडियोस रिलीज करना, ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमेरिका ने लोगों को डिपोर्ट नहीं किया है और हम लगातार उन कार्यक्रम लेकर के आए भी हैं जिसमें हमने आपको बताया है। लेकिन आप एक डिप्लोमेसी में जो आंखों की शर्म रखी जाती है, आप वो रखते हैं। यहां पर आप वो शर्म घोल के पी गए हैं। आप वीडियो बना के प्रस्तुत करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं हर किसी को कि देखो ये किया हमने, इस तरीके से हमने किया। और ये जो पूरा एएसएमआर का कॉन्सेप्ट है, आप ये सोचिए, एएसएमआर एसेंशियली प्लेजर के लिए होता है, आपको सेटिस्फाई करने के लिए होता है। और किसी की मजबूरी को आप, ठीक है, आप भेज रहे हैं, आपके देश का नियम है, लेकिन उसकी मजबूरी से मजा जो ये सीधा व्हाइट हाउस दे रहा है, मतलब इससे ज्यादा क्या बोलूं, सभ्य समाज में तो इंसान को लज्जित होना चाहिए इस तरीके की हरकत करने पर। शाहिद साहब, लेकिन अब शायद संजय अमेरिका में परिस्थितियां बदल गई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए, मैं बार-बार जब कहता हूँ ना कि सिविलाइजेशनल डिक्लाइन है, तो इन्हीं सब चीज़ों की मैं बात कर रहा था। इन्हीं सब चीज़ों से उठ के एक सिविलाइजेशनल राइज़ हुआ था वेस्ट का, और अब इन्हीं सब चीज़ों पे वापस आके उनका डिक्लाइन हो रहा है। तो जब सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं ना, तो सेम ही जगहों पे हम आते हैं, वो दिख रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद साहब इस एपिसोड के लिए। दर्शकों, फिर मिलेंगे एक और प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।